हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ और स्फेरिकल शेल्स के क्वेश्चंस के बारे में। आर्काइव के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ना स्फेरिकल शेल्स वाला, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस मिलना बिल्कुल पक्का है, चाहे वो नीट हो या जेई मेन से एडवांस, कोई भी इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार मतलब बहुत आसान होने के बाद भी बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना चाहिए। तो आज पर्टिकुलरली हम इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे 2019 का एक क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा दे रखा था कि अंदर एक सॉलिड स्फीयर है, ए इज अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, बी एक हॉलो कंडक्टिंग शेल है, ठीक है, कंडक्टिंग शेल। पहले ए पे चार्ज आपने दे रखा था क्यू चार्ज, ए ऑलरेडी चार्ज है विद क्यू, और बी जो था इनिशियली अनचार्ज था। कंडीशन गिवन है कि जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है ए का और बी की सरफेस का वो v है। इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है v इस कंडीशन में, जब इस पे चार्ज q है और इस पे 0। अब क्या बोला गया कि शेल इज गिवन अ चार्ज -4q, शेल पे एक एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया -4q, अंदर चार्ज वही था q। अब आपसे पूछा गया कि नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूलाज याद होने ही चाहिए कंडीशंस के साथ। क्या क्या फॉर्मूला थे एक शेल के लिए, पोटेंशियल के फॉर्मूला बताओ जल्दी से। एक शेल की बात अगर करें, चार्ज था इस पे q, अगर इसके सेंटर से देखा जाए इसकी रेडियस थी r, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता था KQ/r, है ना। अच्छा, अंदर किसी पॉइंट पे कितना होता था, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r, अंदर ये पॉइंट है P, तो अगर मुझे पोटेंशियल एट P लिखना है तो कितना लिखूंगा। क्या पोटेंशियल एक शेल के अंदर हर पॉइंट पे सेम होता है? यस। तो यहाँ भी कितना आएगा KQ/r रेडियस वाला, ना कि स्मॉल r। मतलब अंदर किसी भी पॉइंट पे किसी भी डिस्टेंस पे हो, अगर पॉइंट अंदर है तो सेम पोटेंशियल। अगर बाहर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से पॉइंट यहाँ ले लिया आपने, पॉइंट C ले लिया, ये भी r डिस्टेंस पे है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट C विल बी, पॉइंट का नाम कुछ और ले लीजिए, B ले लीजिए, क्योंकि C हम सेंटर के लिए लिखते हैं जनरली, तो B ले लेते हैं। क्या हो जाएगा KQ/ ये डिस्टेंस r, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद अगर हैं तो आप क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। दूसरी बात क्या है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे दो चार्ज बॉडीज रहेंगी, एक अंदर वाला स्फीयर, दूसरा ये शेल। दो चार्ज बॉडीज की वजह से अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखा जाता है तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, दोनों की वजह से पोटेंशियल का सम विल बी द नेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो अगर मुझे लिखना है VA माइनस VB, मतलब पोटेंशियल ऑन दिस सरफेस माइनस पोटेंशियल ऑन दिस सरफेस, तो दोनों की वजह से इसमें अपने को लिखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। अगर मेरे को लिखना है VA मतलब पोटेंशियल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर, तो किस किस की वजह से लिखूंगा। एक तो ये खुद सॉलिड स्फीयर है इसकी वजह से, ठीक है। खुद की वजह से कितना होता है सॉलिड स्फीयर में, सरफेस पे KQ/ रेडियस, तो क्या लिखा जाएगा, इनकी रेडियस भी ले लीजिए, रेडियस आपको दे रखी है, दिस रेडियस इज A, आउटर रेडियस इज B, ये आपको गिवन है। तो लिख लेते हैं KQ/A, ये तो हो गया खुद की वजह से, ठीक है। अब कंफ्यूजन शुरू होता है कि सर यहाँ पे इंड्यूस चार्जेस भी तो आते हैं। बिल्कुल आएंगे, इंड्यूस चार्जेस कितना आएगा, जितना यहाँ होगा उतना अंदर माइनस में आएगा, और क्योंकि इंड्यूस्ड है तो जितना माइनस में आया उतना प्लस में भी आना चाहिए। तो अंदर आया -Q, बाहर आया +Q, ठीक है। अब सर इसकी वजह से पोटेंशियल कैसे लिखा जाए, तो देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें करने का तरीका। ये जो दो चार्जेस हैं, क्या दोनों एक शेल के इनर और आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये -Q शेल के अंदर वाले पे है, ये +Q शेल के बाहर वाले सरफेस पे है। अगर मैं शेल का नेट चार्ज देखूं तो नेट चार्ज कितना है अभी, क्या 0, तो इसकी वजह से पोटेंशियल भी कितना होगा 0, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है कि जब भी पोटेंशियल लिखा जाए तो आपको नेट चार्ज ऑफ द शेल देखना है। आप चाहो तो इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। क्या करें कि मैं इस -Q वाले को एक शेल मान लेता हूँ,
माइनस क्यू वाला एक शेल है, किसी शेल की वजह से अंदर किसी पॉइंट पे, मतलब मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ ना ए की सरफेस पे, तो इसकी वजह से अंदर है, अंदर अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, के क्यू बाई रेडियस, तो के ऑफ माइनस क्यू बाई रेडियस कितनी है बाहर वाले शेल की, बी, ठीक है। प्लस क्यू की वजह से लिखूंगा तो के क्यू बाई बी, क्या दोनों मिलकर 0 हो गए। तो आप चाहो तो इंड्यूस चार्जेस को अलग अलग शेल मान के पोटेंशियल लिखो, या फिर पूरे शेल का नेट चार्ज बना के पोटेंशियल लिखो, एक ही आंसर आने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी पोटेंशियल लिखा जाएगा नेट चार्ज ऑफ द शेल से लिखा जाएगा। तो अब यहाँ अगर बात करें तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, अगर इसके सरफेस पे बात कर रहे थे तो खुद की वजह से लिख दिया के क्यू बाई ए, बाहर वाले पे अभी नेट चार्ज 0 है तो उसकी वजह से आएगा 0। ये आपका आ गया इनिशियल पोटेंशियल एट दी पॉइंट ए। इनिशियली पॉइंट अगर उसकी बी पे बात करते हैं, मतलब यहाँ किसी पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है, यहाँ किसी पॉइंट पे बात करते हैं, तो किस वजह से आएगा, एक जो अंदर स्फीयर है उसकी वजह से। यहाँ पे आपको पता ही है कि जब भी स्फीयर की बात होती है तो बाहर वाले पॉइंट के लिए हम उसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो जब मैं लिखूंगा इस प्लस क्यू की वजह से, इस अंदर वाले की वजह से यहाँ पे, तो क्या लिखा जाएगा, के इसका चार्ज क्यू बाई ये डिस्टेंस कितनी है, बी, तो क्या लिखूंगा, के क्यू बाई बी, ठीक है। आउटर वाले की बात है, जैसे हम आउटर पे लिखते हैं किसी में, वैसा ही हिसाब है, के क्यू बाई उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो के क्यू बाई बी। अच्छा, इस पॉइंट पे इस शेल का खुद का पोटेंशियल, तो खुद का चार्ज कितना है, 0, तो खुद की वजह से कितना आएगा, 0। इन दोनों का डिफरेंस जो आपको दे रखा है वी ए माइनस वी बी, वो गिवन है v के बराबर, क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से अगर मैं डिफरेंस लिखता हूँ तो आता है के क्यू 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, ये आपके पास आया एक इक्वेशन, ठीक है, इनिशियल कंडीशन के हिसाब से। अब बात करते हैं फाइनल कंडीशन की, जब आपने इसको चार्ज दे दिया -4q, आउटर शेल को चार्ज दे दिया -4q, ठीक है। अब देखो क्या इसकी वजह से इस पर कोई फर्क पड़ा, नहीं, ये सॉलिड स्फीयर है, इस पे चार्ज q है, q ही रहेगा। इसकी वजह से इंड्यूस चार्ज आया -q प्लस q, वो भी सेम रहने वाले हैं, ठीक है। अब तुम ऐसा देखो कि आउटर शेल पे कितना, या इस शेल के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है, तो मैं बोलूँगा -q मैंने बाहर से दिया था, प्लस q इंड्यूस वाला आया था, टोटल हो गया -3q, और अंदर कितना है -q, सब मिला के शेल पे चार्ज कितना हुआ, -4q। तो यही बात मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि इंड्यूस चार्जेस की वजह से जब आप पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो वो 0 ही होता है, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट आते हैं। तो एक ही शेल के दो सरफेस पे जब सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है तो नेट चार्ज 0 है, उसकी वजह से आप कहीं भी लिखेंगे, क्योंकि Q क्या है, ये टोटल चार्ज। तो जब Q टोटल चार्ज है तो टोटल चार्ज हमेशा 0 होता है बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड। तो जो भी आएगा सिर्फ और सिर्फ -4q की वजह से आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब अगर मैं ए पॉइंट पे लिखना चाहूँ, ठीक है, इस कंडीशन में अगर मैं ए पॉइंट पे लिखना चाहता हूँ, यहाँ वाले पॉइंट पे, तो खुद की वजह से लिखूंगा इस सॉलिड स्फीयर का खुद का के क्यू बाई ए, के क्यू बाई रेडियस, ये तो खुद का हो गया इसका। अब इस शेल की वजह से लिखते हैं अंदर वाले पॉइंट पे, भाई ये बाहर शेल है, ये पॉइंट अंदर है, अंदर वाले पॉइंट पे कितना लिखा जाता है, के क्यू बाई शेल की रेडियस, तो इसको लिखूंगा मैं के -4q बाय शेल की रेडियस इज b, ठीक है। शेल पे चार्ज कितना है, -4q। अब बात करते हैं बाहर वाले पॉइंट b पे। तो अगर इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे किस किस की वजह से फील्ड पोटेंशियल होगा, एक अंदर वाले स्फीयर का, एक खुद के शेल का। स्फीयर का अगर देखो तो कितना लिखूंगा, स्फीयर के लिए ये पॉइंट बाहर है, बाहर क्या लिखा जाता है, के क्यू बाय डिस्टेंस, तो के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है, b, प्लस शेल का खुद का ऑन द सरफेस के क्यू बाई आर, तो के चार्ज कितना है, -4q बाय रेडियस कितनी है, b। क्लियर है। अब अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ, क्योंकि आपको डिफरेंस पूछा गया, न्यू डिफरेंस, तो अब मैं बोलूँगा वी ए माइनस वी बी। देखो ये दोनों चीज़ें तो सेम है, डिफरेंस में कट गई, बचा क्या, के क्यू कॉमन आया, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, क्या ये बिल्कुल ऊपर वाला ही डिफरेंस है। तो यहाँ आपका आंसर क्या आता, अगेन आंसर आता v के बराबर, कि अब भी पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी कितना है इसका, v। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट आपके पास कंक्लूजन निकल के आया कि जब भी ऐसा सिस्टम हो ना, अंदर एक शेल बाहर एक शेल, या अंदर एक स्फीयर बाहर एक शेल, तो ध्यान रखना कि बाहर वाले शेल पे
आप कितना भी चार्ज दे दो या हटा दो, उससे पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्योंकि चार्ज जीरो था बाहर वाले शेल पे, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस v था। जब आपने बाहर -4 की चार्ज दे दिया, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस v आया। आप कोई और चार्ज देते, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस v ही आता। तो ये बात ध्यान रखिए, कंक्लूजन में आप लिख भी सकते हैं इस क्वेश्चन के कि जब इस टाइप के सिस्टम होंगे, आउटर शेल पे जो भी चार्ज दिया जाए या हटाया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता शेल्स के आपस के पोटेंशियल डिफरेंसेस पे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, सो ये दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, एक मेंस 2019 का है, एक मेंस 2016 का है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना मेंस 2019 वाला, वो तो आप अभी वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। अभी अपन ने जो किया बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, तीनों की आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब ये एक्सटर्नल गिवन चार्जेस हैं। इंड्यूस चार्जेस का अपन ने बात कर ली कि कोई रोल नहीं होता है पोटेंशियल लिखने में। अब आपको इन तीनों की वजह से शेल बी पे पोटेंशियल लिखना है। तो कोई भी बी का पॉइंट है, क्योंकि मेटालिक है तो सब पूरा बी पे सेम पोटेंशियल होगा। कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए बी का, वहाँ पे आपको पोटेंशियल लिखना है। पॉज करो जल्दी से और सॉल्व करो इसे। चलिए कर लिया। अब देखो इधर आपको क्या बोला गया कि बी पे पोटेंशियल लिखना है। तो ये है अपना पॉइंट, यहाँ पे अपने को पोटेंशियल लिखना है। तो पोटेंशियल किस किस वजह से होगा? ए की वजह से, बी की वजह से और सी की वजह से, तीनों की वजह से पोटेंशियल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये पॉइंट कोई पी है तो पोटेंशियल एट पी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू शेल ए प्लस शेल बी प्लस ड्यू टू शेल सी। ओके, अब शेल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी हमने बात करी थी के क्यू बाई आर स्क्वायर, रिमेंबर? ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन अपने को क्यू तो नहीं पता यहाँ पे कहीं भी, क्यू नहीं पता ना, पर अपने को सिग्मा पता है सबके। जब सिग्मा पता होता है तो हम क्या कर सकते हैं? चार्ज लिख सकते हैं। चार्ज कैसे लिखेंगे? तो मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे लिखना है ए का चार्ज, इस ए का चार्ज, तो क्या करूँ? इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इनटू इसका सरफेस एरिया, ये इसका चार्ज दे देगा। तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर इज ए स्क्वायर इनटू सिग्मा। दिस इज चार्ज ऑन ए। ऐसे ही चार्ज ऑन बी अगर निकालूंगा तो लिखूंगा माइनस सिग्मा, क्योंकि माइनस सिग्मा यहाँ पे 4 पाई बी स्क्वायर इंटू सिग्मा। ऐसे ही चार्ज ऑन सी लिखा जाएगा तो प्लस है तो आएगा 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा। तीनों चार्जेस आ गए। ओके, अब अपन लिखते हैं इस फॉर्मूला में वैल्यूज। तो देखो ये जो पॉइंट P है, ए के बाहर है, बी के सरफेस पे है और सी के अंदर है। तीनों फॉर्मूलाज हमें पता है ना। जब बाहर होता है तो के क्यू बाय वो डिस्टेंस उसके सेंटर से, जब सरफेस पे होता है तो के क्यू बाय रेडियस, और जब अंदर होता है तब भी के क्यू बाय शेल की रेडियस। ठीक है, तो लिखते हैं पोटेंशियल एट P बिकॉज ऑफ ए लिखते हैं सबसे पहले। तो ए के लिए ये है पॉइंट बाहर। बाहर मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? क्योंकि ये रेडियस है तो डिस्टेंस b है। कितना हो जाएगा? के क्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, बाहर वाले पॉइंट पे। अब बी की वजह से लिखते हैं, खुद की वजह से। तो सरफेस पे है, लिखा जाएगा के क्यू बी बाय बी, खुद की रेडियस। सी के लिए ये अंदर है, अंदर पे रेडियस आएगी सी की, है ना। जो शेल है जिसके अंदर वो पॉइंट है, शेल की रेडियस लिखी जाती है, तो आएगा पॉइंट सी यहाँ पे। ठीक है, सबकी वैल्यूज रखते हैं। ये वैल्यूज अपने पास ऊपर है। तो देखो कॉमन आ रहा है 4 पाई सिग्मा, ये तो सब में कॉमन है। कॉमन निकाल लेते हैं। के कॉमन आ गया, 4 पाई सिग्मा ये कॉमन आ गया। ठीक है, अब बचा क्या इधर से? इधर से बचा आपके पास ए स्क्वायर, नीचे है बी यहाँ पे, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर बाई बी, प्लस यहाँ पे है सी स्क्वायर बाई सी। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बचा। सॉल्व करते हैं तो आपको पोटेंशियल मिलेगा। देखो के को मैं रख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई कैंसिल, बचा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपके पास आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी। ये आपके ऑप्शन में था। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बात? तो करने का तरीका आई होप क्लियर है आपको कि कौन से शेल के अंदर है, सरफेस पे है या बाहर है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला चूज करना है उस शेल के लिए। और टोटल पोटेंशियल विल बी बिकॉज ऑफ ऑल द शेल्स। और शेल में भी नेट चार्ज, इंड्यूस चार्ज तो हमेशा जीरो ही प्रोड्यूस करेंगे शेल के हिसाब से।
हमेशा नेट चार्ज आप ले सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, दो शेल्स हैं, ठीक है, ए एंड बी। इसके बीच में आप लेट्स से ऐसा कह सकते हैं कि चलिए सॉलिड है यहाँ पे, तो आप ऐसा मान लो कि एक स्फीयर था, स्फीयर के अंदर एक कैविटी बना दी हमने, ऐसा कंसिडर कर लीजिए। कैविटी है ये ए, जिसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो एक पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ रख दिया। देन ये जो मेटालिक सरफेस है, या मेटालिक नहीं है, ये जो सरफेस, ये जो अंदर का बॉडी है, मटेरियल है, इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, वो है ए बाई आर, और आर क्या है, सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज आर। अब आपको बोला गया कि ए की वैल्यू कितनी हो सच दैट इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाए। इस पूरे रीजन में जो शेडेड रीजन है, जो जहाँ मटेरियल है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए, ऐसा आपसे पूछा गया, ठीक है। तो क्या करें इस क्वेश्चन के लिए, सोचो ज़रा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में कांस्टेंट हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ये बी। एक जो है ये ए पॉइंट, ये अंदर वाले सरफेस पे जस्ट बाउंड्री पे है, और ये बाहर वाली सरफेस की बाउंड्री पे है। अब तुम सोचो कि अगर ये पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। भाई तभी तो हम बोलेंगे कि अंदर कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर ए पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है फॉर्मूला आपको, जब किसी शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है तो अंदर वाले पॉइंट पे, भाई मान लो शेल पे चार्ज है क्यू, यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, कहीं भी अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, ज़ीरो, रिमेंबर, ज़ीरो। तो ये जितना भी चार्ज है ना, ये शेडेड एरिया में जितना भी चार्ज है, इसकी वजह से अगर ये अंदर वाले पॉइंट पे बात करता हूँ, ए इज जस्ट इनसाइड, अंदर वाले पॉइंट पे अगर बात करूँ तो कितना होगा, ज़ीरो, इस पूरे की वजह से, क्योंकि शेल के अंदर का पॉइंट कहला देगा। ये होगा किस वजह से, यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट चार्ज की वजह से, क्योंकि ये क्यू यहाँ रखा हुआ है, इसकी वजह से ये एक डिस्टेंस है, यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए अगर मैं लिखूँ तो सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से आएगी, विच इज़ के क्यू बाई ए स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे। बी पे किस किस वजह से होगा, तो सोचो कि बी पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, बिल्कुल होगा। क्या इसके बीच में ये पूरा चार्ज भी है जिसकी वैल्यू अभी तक हमें पता नहीं है, इस पूरे चार्ज की वजह से भी तो बी पे होगा, क्योंकि अब बी तो यहाँ पे है, बी पॉइंट तो इसके सरफेस पे है, सरफेस पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर मुझे ये टोटल चार्ज पता चल जाए तो मैं बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ के क्यू बाई आर स्क्वायर से। अभी टोटल चार्ज कैसे पता करें, लेट्स से दिस चार्ज इज Q1, जो शेडेड एरिया का चार्ज है वो है Q1, कैसे पता करें। तो अगर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो जो है वो अगर कांस्टेंट होती, तब तो मैं सीधा चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करता, मुझे ये पूरा चार्ज मिल जाता। लेकिन क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन मेथड पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो अपन क्या करते हैं, आर पे आके एक डी आर का अपन ने एलिमेंटल ऐसा बना लिया, ठीक है, आर पे आके डी आर का एक एलिमेंट ले लिया, ओके, बहुत बढ़िया। अब इस एलिमेंट का अगर मुझे वॉल्यूम लिखना है, ये जो एलिमेंट बनाए रखा है इसका अगर मुझे वॉल्यूम लिखना है, तो ये एलिमेंट है कैसा, ये एलिमेंट एक शेल बनाया ऑफ थिकनेस डी आर, ऐसा एक एलिमेंट है। तो एक शेल ऑफ थिकनेस डी आर, इसका वॉल्यूम कितना लिखा जाएगा, ये वॉल्यूम लिखना है मुझे। तो याद करो कैसे लिखते थे, अगर ये आर है और ये थिकनेस डी आर है, तो इसका वॉल्यूम जो डी वी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये आपका आ गया वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मिल गया तो क्या मैं इस शेल के लिए चार्ज लिख सकता हूँ डी क्यू। तो एलिमेंटल चार्ज अगर लिखा जाए डी क्यू, वो हो जाएगा रो डी वी, दिस विल बी द एलिमेंटल चार्ज रो डी वी। डी क्यू को और लिखते हैं तो लिखा जाएगा रो इज ए बाई आर, डी वी इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, कितना आएगा यहाँ से, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, फाइनल विल बी 4 ए पाई
आर डी आर, ये आपके पास आया डी क्यू। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है Q1 जो हमने बोल रखा है शेडेड एरिया वाला चार्ज, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल डी क्यू। ठीक है, इंटीग्रल में क्या आएगा, 4 पाई ए आर डी आर, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, शेडेड एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके बी तक, तो लिमिट लग गई अपनी। ये सॉल्व करें तो Q1 आपको मिलेगा, देखो 4 पाई ए, ये तो हो गया कांस्टेंट, आर का इंटीग्रेशन होता है आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। आई होप इंटीग्रेशन क्लियर है आप लोगों को, आसान सा है। फाइनल आंसर आएगा 2 पाई ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी तक तो आपके पास आया है सिर्फ Q1। अब अपने को निकालना है बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखता हूँ ई बी। ई बी कितना लिखा जाएगा, किस किस वजह से होगा, इस Q चार्ज जो सेंटर पे है और ये Q1 चार्ज जो बीच में भरा पड़ा है, दोनों की वजह से लिखा जाएगा। लिखेंगे के क्यू प्लस Q1 बाय रेडियस का स्क्वायर विच इज़ बी स्क्वायर। ठीक है, ये होगा आपका सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल। अब आपको क्या बोला गया था, ई ए इक्वल टू ई बी है, ई ए आपने निकाल रखा है के क्यू बाई ए स्क्वायर, ई बी आपने यह निकाल लिया। अभी दोनों को अगर इक्वल करें तो क्या ए की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, इस Q1 में ए आ रहा है, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वल करते हैं के क्यू बाई ए स्क्वायर इक्वल टू के बाई बी स्क्वायर क्यू प्लस Q1 की वैल्यू रख देता हूँ मैं 2 पाई ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के से के कैंसिल हो गया। फाइनली यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू निकालते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू प्लस 2 पाई ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से ए आपके पास आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर एलसीएम बी स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अगर आप चाहें तो हाँ ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये इतना कुछ करने के बाद अपने पास एक फाइनल आंसर मिलेगा। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। ये फिर से बता देता हूँ, पहले तो आपको ये पूरा चार्ज निकालना पड़ा इंटीग्रेशन करके, देन आपको इस पॉइंट पे फील्ड लिखना था, इस पॉइंट पे फील्ड लिखना था। अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड होगा सिर्फ इस पॉइंट चार्ज की वजह से, बाहर वाले पे लिखेंगे दोनों की वजह से, देन उसको इक्वल करके फाइनली आपको ए की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, काफ़ी अच्छा और लेंथी क्वेश्चन भी था ये। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे अपन ना क्यू कंसिडर करना भूल गए थे थर्ड लास्ट स्टेप में, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू क्यू, वो अपन ऊपर से लेना भूल गए, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लास्ट में मिस्टेक थी। अभी देखिए ठीक है कैलकुलेशन, फाइनल आंसर विल बी क्यू बाई 2 पाई ए स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। स्क्रीनशॉट अब आप ले सकते हैं इसका। ओके, ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये दोनों गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, पूरा ज्योमेट्री बेस्ड है ये। आपको बोला कि एक्स वाई प्लेन में एक डिस्क रखी हुई है। डिस्क देखिए तो सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखी है, चार्ज दे रखा है, ऐसे एक रॉड रखी है, 2 पॉइंट चार्जेस रखे हैं। आपको इन सबको ज्योमेट्री के हिसाब से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बनाना है। फिर बोला गया कि क्यूबिकल सरफेस है, तो देखिए लाइंस आपको दे रखी हैं, 6 लाइंस हैं। इन 6 लाइंस को मिला के क्यूबिकल सरफेस बनाना है। पूछा है कि उस क्यूबिकल सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना। तो क्या कहता है गॉस लॉ कि जितना टोटल चार्ज उस क्यूबिकल सरफेस के अंदर होगा उतना ही बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फ्लक्स। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। इसे ट्राई कीजिए पॉज करके। चलिए कर लिया। देखिए अब सॉल्व करते हैं इसे जल्दी से। एक्स वाई प्लेन है, बना देते हैं। दिस इज एक्स वाई प्लेन।
-a/2 पे सेंटर है, तो अपन कुछ डिस्टेंस बना देते हैं a/4, दिस इज़ a/4, दिस इज़ a/2, दिस इज़ 3a/4, दिस इज़ a एंड दिस इज़ 5a/4, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे भी, पीछे भी अपन ने सिस्टम बना लिया, ऐसे ही इधर भी ऐसे ही, ठीक है। इस तरफ माइनस में और ऊपर y, और आप समझ ही चुके हैं कि इधर पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव y है, यही सारे 5 यहाँ भी चलेंगे। चलिए तो डिस्क बनाते हैं। सेंटर दे रखा है -a/2 पे, दिस पॉइंट इज -a/2, यहाँ पे इसका सेंटर है। इसकी जो रेडियस है वो a/4 है, रेडियस a/4 मतलब ये इसकी रेडियस है, ठीक है। a/2 से a/4 इज डिस्टेंस a/4, तो यहाँ पे एक डिस्क रखी हुई है ऐसे, इस तरीके से एक डिस्क रखी हुई है, ठीक है। चलिए इस पे जो टोटल चार्ज है वो 6c है, ओके 6c इसका चार्ज है। एक रॉड रखिए a/4 से 5a/4 तक, तो a/4 से यहाँ तक एक रॉड रखी हुई है, ओके। इसका चार्ज दे रखा है 8 कूलम, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज आपको दे रखा है -7c एट a/4 एंड -a/4, a/4 और -a/4 मतलब वो पॉइंट चार्ज जैसे यहाँ कहीं रखा हुआ है, ठीक है। इस पोजीशन पे कहीं वो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है a/4 एंड -a/4 पे। कितना है पॉइंट चार्ज? -7 कूलम, -7 कूलम ये चार्ज है। और एक 3 कूलम चार्ज रखा है -3a/4 एंड 3a/4, -3a/4 इधर होगा, यहाँ से देखें तो 1 2 3 ना, 1 2 3, -3a/4 यहाँ पे है, और यहाँ से ऊपर 3a/4 1 2 3 यहाँ पे वो चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे ये है 3 कूलम, ठीक। तो ये सारे आपने चार्जेस बना दिए। 4 चार्ज बॉडीज़ हैं, एक डिस्क है, एक रॉड है और 2 पॉइंट चार्जेस हैं। आपको बोला है क्यूब बनाना है, क्यूब कहाँ से कहाँ तक है? +-a/2 है हर तरफ, तो +-a/2 अगर बनाए तो ऐसा निकलेगा, दिस इज़ a/2, दिस इज़ a/2, मतलब वो क्यूब यहाँ से बनेगा इस तरीके से, यहाँ पे ये a/2 है, यहाँ से निकलेगा, ये a/2 है, यहाँ से निकलेगा, और ये a/2 है, यहाँ तक चलेगा। और ऐसा ही z में भी बनेगा। हमें z से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे इस xy प्लेन में ही है, तो जो भी होगा इसी में से चार्ज आएगा, टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज अपने को देखना है जो इस सरफेस के अंदर है। सरफेस के अंदर कौन कौन सा है? तो देखो ये हाफ डिस्क इसके अंदर है, रॉड का ये वाला पोर्शन इसके अंदर है, और ये पॉइंट चार्ज इसके अंदर है। इन सब का अगर टोटल चार्ज देखें तो Q एनक्लोज्ड अगर निकाला जाए तो डिस्क का आधा तो 6/2, पॉइंट चार्ज -7, रॉड का 1/4 यहाँ पे है ना, 4 इसमें आप पार्टीशन देख पा रहे हैं, 1/4 अंदर है, तो 8/4। टोटल कितना आया? 3 - 7 + 2 कितना आएगा? ये -2 कूलम। तो यहाँ से फाई कितना आएगा आपके पास? -2/ε0। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है? आसानी से कर सकते हैं ये। तो नेट चार्ज आपने निकाल लिया, Q एनक्लोज्ड बाय ε0 इज टोटल 5। गॉस लॉ सीधा सीधा क्वेश्चन था। आइए देखें सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको बोल रखा है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस इस तरीके से दे रखी हैं, ठीक है। एक सरफेस दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये कैसा है, कैसा बना रखा है। फिर आपसे पूछा गया कि अगर ये E जो है E0 x कैप, तो E0 इज़ अ कांस्टेंट, x कैप इज़ अ डायरेक्शन वेक्टर इन x डायरेक्शन। पूछा आपसे टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है इस एरिया से। तो फ्लक्स क्या होता है? फील्ड इनटू परपेंडिकुलर एरिया, राइट। अपन क्या फ्लक्स क्या लिखते हैं? phi = E.S। E.S, या तो आप दोनों के बीच का एंगल निकालो और E और S की वैल्यू रखो, cos थीटा से सॉल्व करो, या दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट सीधा ले लें, क्योंकि S cos थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो E इंटू परपेंडिकुलर एरिया ये अपने को चाहिए। तो देखो क्या करें, परपेंडिकुलर एरिया पहले तो इसको इमेजिन करो कि ये कैसा बना हुआ है। x एक्सिस ये रहा, इसका x में a है और इधर z में a है, y में 0 है। तो ठीक है, ये पॉइंट जो बना हुआ है वो बेसिकली इस पे यहाँ पे एक पॉइंट a है और यहाँ पे एक पॉइंट a है x पे, यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है। मतलब एक, चलिए बुक से देख लेते हैं, जैसे बुक है, ओके।
ये वाई एक्सिस इस तरफ है, जेड एक्सिस इस तरफ है, तो ये वाई और जेड तो बोर्ड का प्लेन हो गया, ये एक्स बाहर आ रहा है, एक्स जो है बाहर ऐसे आते हुए, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है ए जेड में भी है, तो ये जो पूरा सरफेस आप देख रहे हो ना, अगर इमेजिन करो तो ये पूरा सरफेस कुछ ऐसा रखा हुआ है भाई। ये तो था इस प्लेन में एज इट इज़, इसको थोड़ा सा आपने टिल्ट कर दिया आगे की तरफ, आगे की तरफ टिल्ट किया, ये ऐसा हुआ रखा हुआ प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से प्लेन रखा हुआ है, आगे टिल्ट किया हुआ। अब जब आगे टिल्ट किया हुआ रखा है, देखिए इस तरीके से, तो अपने को कौन सा एरिया चाहिए? अपने को चाहिए एरिया परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया, मतलब ये अगर प्लेन ऐसा है तो मुझे एरिया कौन सा चाहिए? ये वाला एरिया, दिस स्ट्रेट एरिया आई वांट, क्योंकि यही तो एक्स के परपेंडिकुलर होगा, ये वाला एरिया, ठीक है। अब इसे देखते हैं कैसे करें। तो सीधा सीधा सा हिसाब है, पॉइंट्स देख लीजिए, यहाँ जो आगे आने वाले पॉइंट्स हैं वो भी ए सारी लेंथ है, ये लेंथ भी ए है, और ये आप अगर ये वाली लेंथ देखेंगे जेड में तो ये भी ए लेंथ है, देखिए ना, जेड में भी लेंथ ए है और एक्स में भी लेंथ कितनी है, सॉरी वाई में भी लेंथ कितनी है? ए है। तो एरिया कितना आएगा? परपेंडिकुलर एरिया एज परपेंडिकुलर विल बी ए स्क्वायर। तो आप अगर फाई लिखते हैं तो सीधा सीधा लिख सकते हैं ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। इस पूरे क्वेश्चन में बस आपको इमेजिनेशन करना था कि एरिया कैसा है। अगर एरिया आपको इमेजिन हो गया तो आप आराम से कर सकते हैं, फील्ड इंटू परपेंडिकुलर एरिया विल गिव यू द फ्लक्स। क्लियर है बात? तो गॉस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको एक शेप में कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे होंगे, बहुत आसान सा सवाल था ये, तो 2019 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2009 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, ये कुछ शायद 10-12 के आसपास का है, पर आसान से सवाल हैं, जस्ट आपको इमेजिन करना है कि कैसे कैसे शेप्स बनी हुई हैं, कैसा एरिया हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इस वीडियो के लिए काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और आर्काइव्स के साथ, या फिर प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो के साथ, देखते हैं जो भी उसमें होगा। अभी के लिए बाय बाय, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, कुछ अगर डाउट्स हैं तो पूछिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।